अगर आपको कैपकट की या एडिटिंग की जीरो नॉलेज भी है तो भी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप 90% यूट्यूब क्रिएटर से ज्यादा अच्छी एडिटिंग सीख चुके होंगे। और पूरी वीडियो के दौरान मैं कुछ न कुछ एडिटिंग साइकोलॉजी सिखाता रहूंगा, तो एक सेकंड को भी स्किप मत करना, वरना हो सकता है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दो। शुरू करते हैं। जब भी आप कैपकट ओपन करेंगे आपको एक मेन वीडियो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो कि आएगी आपकी मेन लेयर पे, जिसको आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। याद रखना आपको हमेशा कैपकट का आउटरो डिलीट करना है। उसके बाद अगर आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे और किसी और वीडियो या इमेज को इंपोर्ट करेंगे तो वो इसके बिल्कुल बगल में आ जाएगी, जो कि एक सीक्वल टाइप बना देगी। लेकिन अगर आपको वीडियो के ऊपर कुछ ऐड करना है तो आपको यहाँ ओवरले पे जाना पड़ेगा, और यहाँ ऐड ओवरले पे क्लिक करने के बाद आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जो भी वीडियो आप इंपोर्ट करेंगे वो आपकी मेन लेयर के ऊपर आ जाएगी, जिसकी साइज को आप 2 फिंगर से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप लेयर पे जाके देखेंगे तो ये हमारी लेयर 1 होगी, और अगर आपको इसके ऊपर भी कुछ इमेज या वीडियो डालनी है तो आपको अगेन ओवरले पे जाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, और ये हमारी लेयर 2 होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेयर्स को कैसे सेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लेयर्स वर्क कैसे करती है। सबसे पहले आपका एक मेन ट्रैक होता है जिसके ऊपर लेयर 1 आती है, और उसके ऊपर फिर लेयर 2, 3, 4 एंड सो ऑन आती रहती है। ऊपर वाली लेयर हमेशा नीचे वाली लेयर को ढकने का काम करती है। अब मान लेते हैं जब आप एडिटिंग कर रहे होंगे तो आपने काफी सारे लेयर्स को ऐड कर लिया होगा, जिसे आप ड्रैग करके चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको बस क्लिप को सिलेक्ट करना है और लेयर में जाके उसको लेयर नंबर चेंज कर देना है। अब भले ही मेरी क्लिप लेयर 1 पे है और इंस्टा वाली क्लिप लेयर 2 पे, लेकिन जैसे मैं इस क्लिप को लेयर 2 करूंगा इंस्टा पीएनजी हाइड हो जाएगा, क्योंकि कैपकट ने ऑटोमेटिकली इंस्टा पीएनजी को लेयर 1 बना दिया। अब अगर मुझे इंस्टा पीएनजी वापस लाना है तो बस मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और वापस से लेयर 2 बना दूंगा, और अब मुझे दोनों चीजें विजिबल होगी। तो इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि डजेंट मैटर आपकी क्लिप टाइमलाइन में कहाँ पे है, आपको बस उसकी लेयर नंबर सही रखने हैं। अब चलते हैं ब्लेंडिंग मोड में। अगर मैं अपने पीएनजी को सिलेक्ट करके उसका ब्लेंड मोड ओवरले करूं तो उस पीएनजी की ओपेसिटी कम हो जाएगी, लेकिन वो जहां पे भी होगा उसके नीचे वाली क्लिप की सैचुरेशन बढ़ जाएगी। काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि वो पीएनजी अपनी लाइट पीछे की तरफ डालने लग जाएगी बजाय आगे शो करने के। वहीं डार्कन को सिलेक्ट करने पे मेरा पीएनजी डार्क हो जाएगा, यानी कि उसके ब्राइट एरियाज कम हो जाएंगे, और ठीक इसके अपोजिट में लाइटन करने पे मेरे पीएनजी के डार्क एरियाज भी लाइट अप हो जाएंगे। हार्ड को सिलेक्ट करने पे मेरे पीएनजी के कलर्स थोड़े ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएंगे, और सॉफ्ट को सिलेक्ट करने पे मेरे कलर्स थोड़े से फेड हो जाएंगे। बर्न सिलेक्ट करने पे आपको एक बर्न इफेक्ट मिल जाएगा, और अगर आप डॉज को सिलेक्ट करते हैं तो उसका पर्पस होगा कि आपकी पीएनजी को शो करना, डजंट मैटर वो किस तरह के बैकग्राउंड में है, वो कलर को चेंज करता रहेगा आपके बैकग्राउंड और पीएनजी के अकॉर्डिंग, और ट्राई करेगा कि आपका पीएनजी जितना विजिबल हो सके उतना दिखाई दे। अब अगर आप कभी गलत ब्लेंड मोड यूज करेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा, इसलिए ब्लेंड मोड और लेयर्स की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ब्लेंड मोड को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने एक बहुत ही कॉमन क्लिप देखी होगी जहाँ एक कंफ्यूजिंग बैकग्राउंड के साथ बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आगे की तरफ आ रहे होते हैं, तो एक्चुअली में ये ब्लेंड मोड से ही क्रिएट किया जाता है। आपको बस अपने बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है और फिर ओवरले में जाके क्वेश्चन मार्क वाले क्लिप को ऐड कर लेना है, और ब्लेंड मोड में जाके उसकी ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देनी है। आप अलग अलग ब्लेंड मोड लगा के देख सकते हैं कि ये किसके साथ परफेक्टली बैठ रहा है। जैसे कि यहाँ पे ओवरले ऐड करने पे इफेक्ट तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन मेरे बैकग्राउंड भी डार्क हो रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। वही फिल्टर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइटन मोड में क्लिप कुछ ज्यादा ही लाइट हो गई है, जिसकी वजह से काफी क्वेश्चन मार्क्स गायब हो गए हैं, और ठीक इसी तरह आप अलग अलग ब्लेंड मोड का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अब सारे ब्लेंड मोड्स ट्राई करने के बाद मुझे फिल्टर बेस्ट लगा इस क्लिप के लिए। आप इस स्लाइडर से इसकी ऑपेसिटी भी कम ज्यादा कर सकते हैं, और हमारी वीडियो कुछ ऐसी बन जाएगी। अब क्योंकि इस क्लिप की स्पीड थोड़ी सी कम है तो मैं इसे फास्ट कर दूंगा। अब अगर मैं आपको सेम चीज किसी और क्लिप के साथ करके दिखाऊंगा तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लिप का बैकग्राउंड ब्लैक है और क्वेश्चन मार्क्स थोड़े व्हाइट में है, तो जब मैं इस पर डार्कन ब्लेंड मोड इस्तेमाल करूंगा मेरी मेन क्लिप अब क्वेश्चन मार्क्स के अंदर दिखाई दे रही है, और इससे आप काफी अमेजिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास सही क्लिप्स हुई तो। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि हर क्लिप के साथ सारे ब्लेंड मोड्स एक बार ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार अनएक्सपेक्टेडली आप कुछ यूनिक भी क्रिएट कर लेते हैं। अब इस क्लिप पे मुझे लाइटन और डॉज पे काफी अच्छे विजुअल्स मिल रहे हैं, तो इनमें से मैं किसी एक को चूज कर लूंगा और हमारी क्लिप कुछ ऐसी बन जाएगी। वहीं मेरे पास एक और क्लिप है जिसमें एलिमेंट सिर्फ एक आउटलाइन की तरह है, तो अगर मैं इसके ब्लेंड मोड में जाके अगर बर्न रखता हूं तो आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। वहीं डॉज में ये काफी सही लुक दे रहा है, तो मैं इसे अप्लाई कर दूंगा और हमारी क्लिप कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह आप लेयर्स और ब्लेंड मोड का इस्तेमाल करके काफी सारे अलग अलग चीजें क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपको ये चीज सही से यूज करनी आ गई तो आप काफी सारे सिनेमैटिक इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ब्लेंड मोड से। अब आते हैं
की फ्रेम्स इतनी पावरफुल चीज है कि इसके बिना आफ्टर इफेक्ट जैसा सॉफ्टवेयर भी किसी काम का नहीं है। आप जो भी मूवमेंट या एनिमेशन टाइप देखते हैं उन सब में की फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में की फ्रेम्स होते क्या है? अगर मैं इजी वे में एक्सप्लेन करूं तो की फ्रेम का काम होता है डाटा को कलेक्ट करना और अगले डाटा तक यानी अगले की फ्रेम तक उसे स्मूथली कैरी आउट करना। यानी अगर मैं स्क्रीन पे यहाँ पे एक पीएनजी लगा दूं और उसके बाद उसके ऊपर एक की फ्रेम लगा दूं तो ये की फ्रेम इस पीएनजी का सारा डाटा कलेक्ट कर लेगा कि ये पीएनजी स्क्रीन पे कहाँ पे है, कितने एक्सेस पे है, इसका साइज कितना है, इसका कलर क्या है, और साथ में जितनी भी प्रॉपर्टीज आप इमेजिन कर सकते हैं उस सबको ये कलेक्ट कर लेगा। और इस पीएनजी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं एक की फ्रेम और लगा दूं और इस पीएनजी के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करूं तो ये वाला की फ्रेम नए डाटा को कलेक्ट करेगा। यानी कि इस पोजीशन पे इस पीएनजी की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसे कलेक्ट कर लेगा। और जब मैं वीडियो को प्ले करूंगा तो इस की फ्रेम से लेके उस की फ्रेम तक जो भी चेंजेस हुए हैं उसे ये स्मूथली रन आउट करेगा। और इस तरह आप एक एनिमेशन और मूवमेंट को क्रिएट करते हैं। अब इसको कैपकट में कैसे यूज करते हैं उसको दिखाने के लिए मैं एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ओवरले में जाके मैं अपने लोगो को इंपोर्ट कर लूंगा जिसकी लेंथ मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा। अब मेरा लोगो बीच में है और वीडियो की प्ले करने के 10 सेकंड बाद भी वो वहीं पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी मूवमेंट हो और ये छोटा सा होके कॉर्नर में लग जाए। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा की फ्रेम जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं पीएनजी की स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेम लगा दूंगा ताकि उसकी पोजीशन सेव हो जाए और उसके बाद नियरली 5 सेकंड पे एक और की फ्रेम लगाऊंगा और पीएनजी को छोटा करके उसे एक कोने पे लगा दूंगा। अब जब मैं वीडियो को रन करूंगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब आपने नोटिस किया कि 5 सेकंड के बाद मेरा पीएनजी वहीं पे रुका रह गया क्योंकि उसके लिए अब वो की फ्रेम ही ओरिजिनल वैल्यू थी। अब आई होप कि आपको की फ्रेम के बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गए होंगे और इससे आप हजारों और लाखों इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप की फ्रेम को यूज करेंगे तो हो सकता है आप कुछ गलतियां करें और आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं कुछ और चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इस क्लिप में मान लेते हैं आप चाहते हैं कि पहले आपका लोगो साइड में जाए और फिर एंड में ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने लोगो को सिलेक्ट करेंगे और उसके एंड में आके एक और की फ्रेम लगा देंगे और फिर अपनी पोजीशन को चेंज करके उसे बीच में रख देंगे जहाँ पे वो स्टार्टिंग में था और प्ले करने पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। स्टार्टिंग में ये कॉर्नर में जाना स्टार्ट करेगा और 5 सेकंड के बाद वो डायरेक्टली बीच में आना स्टार्ट कर देगा बिना रुके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कोने में जाके कुछ सेकंड के लिए रुके और फिर वापस आ जाए तो आपको कोने वाले की फ्रेम के पास आना है और उसके कुछ सेकंड की दूरी पे ही एक और की फ्रेम दे देना है और पोजीशन में फर्क ना आए इसलिए लास्ट वाले की फ्रेम को डिलीट कर देना है। अब मैं चाहता हूं कि 5 से लेकर 7 सेकंड तक ये लोगो यहीं पे कोने में बना रहे, तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम डाल दूंगा और उसके बाद लास्ट में आके एक फाइनल की फ्रेम लगा दूंगा और लोगो को दोबारा बीच में ले आऊंगा। अब वीडियो प्ले करने पे हमें कुछ ऐसा इफेक्ट मिलेगा। पहले ये कोने पे जाएगा, फिर वहीं पे रुकेगा और फिर वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि हमने कितने की फ्रेम्स लगाए। सबसे पहला की फ्रेम हमने अपनी ओरिजिनल लोकेशन को सेव करने के लिए लगाया था। उसके बाद यहाँ पे हमने दूसरा की फ्रेम लगाया जिससे हमारा लोगो कोने में पहुंच गया। तीसरा की फ्रेम हमने कुछ सेकंड्स के बाद लगाया लेकिन हमने लोगो की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं किया, तो अगर बैक एंड में कोई ट्रांजेक्शन हुई भी है तो वो विजुअली हमें नहीं दिखाई देगी, लेकिन की फ्रेम लगाने पे उसने डाटा कलेक्ट जरूर किया। और फिर लास्ट में आके मैंने एक और की फ्रेम दिया जहाँ पे मैंने लोगों को उसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले आया। अब आई होप आपकी की फ्रेम के सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब की फ्रेम से एक छोटा सा एनिमेशन मैं आपको अभी के अभी बना के दिखाता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं अपने लोगो को ऊपर भेज दूंगा और एक की फ्रेम लगा दूंगा। उसके बाद 2 सेकंड की करीब मैं एक दूसरा की फ्रेम लगाऊंगा और अपने लोगो को बीच में ले आऊंगा। अगर आपने किसी पीएनजी या क्लिप पे एक बार की फ्रेम लगा दिया है तो दूसरी बार आपको की फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप उसकी पोजीशन या प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे तो की फ्रेम अपने आप ही लग जाएगा। अब इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद मैं एक और ओवरले को ऐड करूंगा और उसे भी ऊपर भेज दूंगा और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उसे भी बीच में ले आऊंगा। अब जब स्टेप ग्रो का लोगो बीच में आया तो मैं चाहता हूँ कि मेरा लोगो साइड में चला जाए, तो जैसे स्टेप ग्रो का लोगो बीच में आया है मैं अपने लोगो को सिलेक्ट करूंगा और की फ्रेम लगा के अपने लोगो को एक साइड में रख दूंगा। अब इसे क्या एनिमेशन बनेगी ये देख लेते हैं। अब मैं स्टेप ग्रो के लोगों को स्ट्रेच कर लूंगा। अब वीडियो प्ले करने के बाद मैं फील कर रहा हूँ कि ट्रांजिशन थोड़ी लेट है, तो मैं की फ्रेम को डिलीट करके उसे पिछले की फ्रेम के थोड़े से पास रख दूंगा और फिर से सही पोजीशन पे सेट कर दूंगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि की फ्रेम जितने पास होंगे ट्रांजिशन उतनी जल्दी होगी और की फ्रेम जितने दूर होंगे ट्रांजिशन उतनी धीरे होगी। अब ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब जो मैंने अपने लोगों के साथ किया है वही मैं स्टेप ग्रो के लोगों के साथ भी करूंगा और एक डी कोडिंग वाईटी का लोगो ऐड कर लूंगा सेम एनिमेशन के साथ। तो इसे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब आपकी फाइनल ट्रांजिशन कुछ ऐसी दिखेगी।
अब अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ सेकंड्स के बाद हम तीनों का लोगो एक साइड में आके लग जाए, तो मैं पहले अपने लोगो को सिलेक्ट कर लूंगा और फिर जहाँ पे ये खत्म हुआ है वहां पे जाके एक की फ्रेम लगा के अपने लोगो की टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। अब मुझे फास्ट ट्रांजिशन करनी है तो दूसरा की फ्रेम में थोड़ा सा पास ही लगाऊंगा और पोजीशन चेंज कर दूंगा। बिल्कुल सेम वे में ही मैं स्टेपग्रो और डिकोडिंग वाईटी के लोगो को भी स्ट्रेच कर दूंगा और चेक करूंगा कि मैंने अपने लोगो में की फ्रेम कहाँ लगाया है, और वहीं पे उन दोनों के लोगो में भी की फ्रेम लगा दूंगा और उनको सही सही जगह पे रख दूंगा। इसके बाद जब मैं वीडियो रन करूंगा तो कुछ ऐसी ट्रांजिशन बन जाएगी जहाँ पहले मेरा लोगो आता है, फिर स्टेपग्रो का लोगो आता है, फिर डिकोडिंग वाईटी का लोगो आता है और फिर हम तीनों का लोगो एक लाइन में लग जाता है। अब ठीक इसी तरह आप की फ्रेम का सही तरीके से इस्तेमाल करके इवन 3D इफेक्ट्स भी बना सकते हैं, और ये एग्जैक्टली करते कैसे हैं ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपनी की फ्रेम्स के बीच की ट्रांजिशन को थोड़ा और स्मूथ करना है तो आपको अपनी की फ्रेम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ग्राफ वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको काफी सारे ग्राफ्स मिल जाएंगे जो कि एक्चुअल में मूवमेंट्स की स्पीड को शो कर रहे हैं। तो आपको इन एनिमेशन के लिए इजी इन 3 को चूज कर लेना है और आउट एनिमेशन के लिए इजी आउट 3 को, और फाइनल एनिमेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब अगर आपने नोटिस किया तो टाइमलाइन पे मेरी क्लिप रेड कलर की शो हो रही है, लेकिन वही स्क्रीन पे मेरी क्लिप व्हाइट कलर की शो हो रही है। तो ऐसा मैंने कैसे किया? ये मैंने किया है एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट समझाने के लिए मैं पहले एक क्लिप को ऐड कर लूंगा और उसके बाद आ जाऊंगा एडजस्टमेंट में। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है ब्राइटनेस, जो कि आपकी क्लिप की ब्राइटनेस को बढ़ा देता है, और फिर है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, जो कि कलर्स के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देता है ताकि सारे कलर्स विजिबल हो। उसके बाद है सैचुरेशन, जो कि कलर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है जिससे सारे कलर्स थोड़े ज्यादा ब्राइट और विजिबल होने लगते हैं। इसको कम करने पे आपकी क्लिप ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है। फिर आता है एक्सपोजर, ये भी ब्राइटनेस बढ़ाने का काम करता है लेकिन एक बैलेंस्ड वे में, जैसे कि सनलाइट ही पड़ रही हो। फिर आता है शार्पन, जहां से आप अपनी डिटेल्स को हाईलाइट करवा सकते हैं, जैसे कि बाल्स हो गए या फिर पत्ते हो गए। उसके बाद आता है HSL, जो कि रियल गेम चेंजर है। यहाँ से आप स्पेसिफिकली किसी भी कलर को चेंज कर सकते हैं या उसे हाईलाइट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लिप में येलो बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं उसे सिलेक्ट करके उसका यूज चेंज कर देता हूँ और ग्रीन की साइड ड्रैग करता हूँ तो हमारे क्लिप के अंदर जितने भी येलो पार्ट्स थे वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसकी सैचुरेशन बढ़ाने पे ग्रीन कलर और भी ज्यादा शो होने लग जाएगा, और लुमिनेंस बढ़ाने से ग्रीन कलर में थोड़ी सी लाइट आएगी, यानी वो थोड़ा सा ब्राइट होने लग जाएगा। ठीक इसी तरह आप हर कलर के साथ यहाँ पे खेल सकते हैं। डार्क ब्लू को चेंज करने पे लड़की के कपड़े चेंज हो रहे हैं, और जो कलर्स क्लिप में विजिबल नहीं हो रहे हैं उनके इफेक्ट्स भी आपको विजिबल नहीं होंगे। लेकिन हर क्लिप में हर तरह के कलर्स होते हैं, इसलिए सिर्फ उन्हीं कलर्स को चूज कीजिए जिनको आप चेंज करना चाहते हैं, बाकी कलर्स के साथ छेड़छाड़ मत करना। और ध्यान रहे कि कभी भी ऑरेंज को ज्यादा चेंज मत करना, क्योंकि आपकी स्किन का कलर भी ऑरेंज ही होता है, तो उसको चेंज करने पे आपकी स्किन का कलर भी चेंज होगा। अब HSL के साइड में ही आपको मिलता है ग्राफ, जहां आप RGB कलर्स की क्वालिटी के साथ कुछ ज्यादा ही कस्टमाइज्ड वे में छेड़छाड़ कर सकते हैं, और अगर आप व्हाइट ग्राफ को छेड़ेंगे तो आपकी क्लिप की लाइट्स पे फर्क पड़ेगा। अब RGB हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं जो कि हर क्लिप में अवेलेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे उनके ग्राफ दिए गए हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट्स, जो कि क्लिप्स के अंदर लाइट वाले एरियाज को अफेक्ट करता है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। वही साइड में आपको मिलेंगे शेडोज, जो कि डार्क एरियाज को अफेक्ट करता है, और टेम्परेचर से आप विंटर या समर्स वाला इफेक्ट दे सकते हैं। यू अगेन आपकी कलर्स को चेंज करने का काम करता है, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में। और फेड आपकी वीडियो को थोड़ा सा कम कॉन्ट्रास्टिंग कर देता है। उसके बाद आपके पास आती है वैग्निटी, जिससे आप अपने क्लिप के कॉर्नर्स को या तो लाइट कर सकते हैं या फिर डार्क डाउन कर सकते हैं, और ग्रेन से आप अपनी क्लिप को थोड़ा सा क्रिस्पी बना सकते हैं। अब अगर आप ओरिजिनल वीडियो और फाइनल वीडियो को देखेंगे तो इसमें आपको काफी ज्यादा फर्क फील होगा। और इसी के साथ मैं आपको एक और छोटा सा फीचर दिखाना चाहता हूँ, जो कि है फ्रीज। फ्रीज करता क्या है कि आप अपनी क्लिप में जहाँ पे भी रुके हुए हैं वो वहां की एक इमेज ले लेता है, काइंड ऑफ आप स्क्रीनशॉट भी कह सकते हैं, और उसी क्लिप्स के बीच में ऑटोमेटिकली कट लगा के एडजस्ट कर देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये फीचर आपके बहुत काम आएगा अगर आप गेम एडिट्स या फिर मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते हैं तो। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मास्किंग होती क्या है। मान लेते हैं आपके पास एक पिक्चर है और एक कटआउट है कुछ इस तरह का। अब अगर आप इस कटआउट को इस पिक्चर पे रखेंगे तो आपको क्या दिखाएगा? सिर्फ उतना ही पार्ट जितना कटा हुआ है। अब जो ये हमारा कटआउट था इसे मास्क बोलते हैं, और जो हमने अभी किया उसे मास्किंग कहते हैं। अब इसको कैपकट में कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड ले लेंगे और फिर जाएंगे मास्क में। यहाँ आपको तरह तरह के मास्क मिल जाएंगे, और जिस भी मास्क को आप चूज करेंगे उसका कटआउट आपके पास आ जाएगा। अब मैं स्टार को जहां मर्जी घुमाऊं
स्टार के नीचे का एरिया यानी कि हमारा बैकग्राउंड हमें विजिबल होगा। और अगर आप नीचे इस एरो को हल्का सा खींचेंगे तो इसका फेदर इंक्रीज हो जाएगा, यानी आपके स्टार्स के कॉर्नर्स थोड़े फेड होने लग जाएंगे और थोड़े से एक्सपेंड होंगे, जिससे आपको कुछ ऐसा मिलेगा। सेम वे में आप अलग अलग मास्क को यूज कर सकते हैं और आप अपने मास्क के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। और यहीं अगर आप मिरर या सर्कल के मास्क के फेदर्स को हल्का सा इंक्रीज करेंगे तो आपको काफी सारे अच्छे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। और इन सारे मास्क में हॉरिजॉन्टल मास्क सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब मैं मास्क का इस्तेमाल करके आपको एक एनिमेशन बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लूंगा और फिर अपने लोगो को इंपोर्ट करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पीएनजी कुछ सेकंड्स के बाद स्क्रीन पे आए, तो मैं स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स के बाद अपने पीएनजी को लगा दूंगा जहां वो एकदम से शो होगा। लेकिन अगर मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं ये कितने प्लेन वे में शो हो रहा है, जो कि बहुत ही बेकार एनिमेशन बनेगी। तो मैं अपने बैकग्राउंड को चूज करूंगा और यहाँ मास्क में आ जाऊंगा और रेक्टेंगल मास्क को चूज कर लूंगा और इसे पूरा स्केल कर दूंगा ताकि स्टार्टिंग में मेरा कोई भी सीन कट आउट ना हो। और फिर लगा दूंगा एक की फ्रेम। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जहां मेरा लोगो अपीयर होगा और उससे पहले भी एक की फ्रेम लगा देंगे क्योंकि मुझे एक फास्ट इफेक्ट चाहिए। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के जैसे मेरा लोगो अपीयर होता है वहां मैं एक और की फ्रेम लगा दूंगा और फिर एडजस्टमेंट में जाके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कम कर दूंगा। अगेन एक रेक्टेंगल बना लूंगा जिसको मैं 2 फिंगर से हल्का सा टिल्ट करके डायगोनली रख दूंगा और फेदर को इंक्रीज कर दूंगा कुछ इस तरह, जिसके बाद हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी।